बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 का। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में आज हम स्टडी करेंगे, चैप्टर का नाम है करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट एंड रेजिस्टेंस। अभी शुरू के अंदर जो है वो हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है कि जब चार्जेस रेस्ट के ऊपर हों, लेकिन यहाँ पर अब हमने चार्ज की मूवमेंट जो है उसको स्टडी करना है। तो जब हम चार्ज की मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। मोशन ऑफ चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन ऑफ चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, इसमें हम करंट जो है उसको स्टडी करते हैं। यानी कि जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो ये जो ब्रांच आ जाती है इसको हम कहते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन अगर चार्ज की वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो, ठीक है, इफ़ द चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो उस वक्त हमारे पास जो ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि वहाँ पर मैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर वो आ जाता है। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ आ गई कि जब हमारे पास चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस वक्त हमारे पास करंट होती है, और जब चार्ज जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो वहाँ पर हमारे पास जो ब्रांच फिज़िक्स ही आ जाती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आ जाती है। अब आपने इस चीज़ को स्टडी किया इनिशियली कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो आइसोलेटेड कंडक्टर है हमारे पास, आइसोलेटेड कंडक्टर, सपोज करें कि ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और क्यू इनक्लोज है वो भी ज़ीरो है एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर। ये को मिटा दें यहाँ पर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके अंदर जो है ई भी ज़ीरो है और क्यू इनक्लोज भी ज़ीरो है। तो इसके अंदर करंट्स होती हैं, लेकिन वो जो इंटरनल करंट्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट
जो है वो कर देती हैं। तो नेट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड या क्यू इनक्लोज है, जब ज़ाहिर बात है क्यू इनक्लोज है तो गार्जियन सरफेस इसके अंदर ड्रा करेंगे, तो जब गार्जियन सरफेस ड्रा करेंगे तो वो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो करेगी, तो जब ज़ीरो करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इस सूरत में हमें इस कंडक्टर के अंदर तो नहीं, इस आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर तो हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस बात का हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट नहीं है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करूं, सिंपल डेफिनेशन करूं, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही है ना इसकी सिंपल डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये क्यू चार्ज है, टी टाइम है, ये हम एक सिंपल डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं जी कि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा भाई, चार्ज क्यू इनक्लोज उसके अंदर ज़ीरो है तो उसके अंदर तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। तो अब तो करंट कैसे फ़्लो करेगी? कंडक्टर, हम कहते हैं जी कि इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होता है उसकी ये खसूसियत है कि उसके अंदर से करंट फ़्लो कर जाती है, हम तो यही बात कहते हैं ना। तो कैसे करंट फ़्लो करेगी? हाउ करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर? हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्चुअली चार्ज इन मोशन के साथ हम डील कर रहे हैं, चार्ज इन मोशन। और चार्ज इन मोशन कौन सी? कांस्टेंट। ठीक है, जब चार्ज मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो हम इसके साथ डील कर रहे हैं। तो चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर वो मूव करते हैं अनटिल के वो अपनी पोजीशंस अटेन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में। और होल कंडक्टर यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से, मिसाल के तौर पर ये अगर मैं कहूँ कि ये कंडक्टर है यूँ, तो ये पॉजिटिव है, ये इस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये इस तरफ जाएगा, तो ये एक आगे पीछे मूवमेंट करते रहेंगे और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ये मज़ीद चार्ज का फ़्लो जो है वो रुक जाएगा और सारा कंडक्टर जो है वो सेम पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगा, यानी कि V कांस्टेंट हो जाएगा। V कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं ना फ्लो करेगी। फिर कैसे फ्लो कराएंगे आप इलेक्ट्रिक करंट को? क्योंकि चार्ज तो तब मूव करता है ना, चार्ज इन मोशन है। चार्ज कब मूव करता है? चार्ज उस वक्त मूव करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है जी, चार्ज कब मूव करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो जब सारे पॉइंट्स ही कंडक्टर के अंदर सेम पोटेंशियल के ऊपर आ गए हैं तो चार्ज किस तरह फ्लो करेगा? अब हमने चार्ज को फ्लो करना, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो ज़ीरो है। इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है। हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस
होगी। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस दो पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर के दरमियान अगर हमने ऑब्टेन करना है, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर अगर हमने जनरेट करना है तो उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। चार्जेस को अगर मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड to the conductor between 2 points for the motion of electrical charges। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन मेटल कंडक्टर्स वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल कंडक्टर्स जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर चार्ज मूवमेंट में हो, चार्ज मूव करे इस मेटल कंडक्टर के अंदर, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो आई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये क्या है, आई एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। और अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस, तो आई इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये इसके बराबर आ गई। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस, यहाँ ऊपर राइट डाउन कर देता हूँ। आई इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो ये डिफरेंशियल के अंदर चली जाएगी क्योंकि बहुत कम इंटरवल है, डी क्यू ओवर डी टी। डेल्टा टी बहुत छोटा इंटरवल। ठीक है, तो मैं इस क्यू को स्मॉल क्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, तो आई मेरे पास डी क्यू ओवर डी टी के बराबर है। यानी कि डी क्यू इंक्रीमेंट ऑफ कोई चार्ज, कोई नेट चार्ज पास कर रहा है किसी सरफेस में से, कोई डी क्यू चार्ज किसी सरफेस में से पास कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो नेट चार्ज जो पास कर रहा है किसी सरफेस में किसी एनी इंटरवल ऑफ टाइम, अगर नेट चार्ज आपने फाइंड करना है कि कितनी किसी सरफेस में पास कर रहा है, तो डी क्यू आई डी टी ये मेरे पास आ जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ले लें, तो डी क्यू आई डी टी, तो क्यू हमारे पास आई डी टी, ये हमारे पास आ गया। अगर करंट आई कांस्टेंट है, इफ आई कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो ये आई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन करें तो आई टी, तो यहाँ से आई आ जाएगा क्यू ओवर टी। ये चीज़ बन जाएगी।
हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो गैसियस कंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आपने पढ़ी हुई हैं बातें हैं सेकंड ईयर में, जो गैसियस कंडक्टर्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस। तो हम एक्चुअली देखिए बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो मूव नहीं कर रहा होता। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रही होती है वो किसकी वजह से होती है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चार्जेस की वजह से है, और ये चार्जेस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है वो पोटेंशियल डिफरेंस देने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, और जो चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करते हैं। ये कन्वेंशन है, ठीक है। द चार्जेस always move in the opposite direction of external इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम जो सिंपली कन्वेंशन लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव चार्जेस की, लेकिन एक्चुअल चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट is due to positive charges। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर हमने लेनी है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की, और एक्चुअली करंट किस वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है IQ/T, ये कूलम पर टाइम के बराबर है, और ये होता है 1 एम्पियर। एम्पियर क्या एक बेसिक यूनिट है, चार्ज बेसिक यूनिट नहीं है, एम्पियर बेसिक यूनिट है। ये आपकी असाइनमेंट है कि असाइनमेंट वाई charge is not a basic unit। चार्ज बेसिक यूनिट क्यों नहीं है, एम्पियर क्यों बेसिक यूनिट है। और दूसरी बात कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है, इट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो फिर तो इसे क्या होना चाहिए,
फिर तो इसे वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। हमने ऊपर लिखा स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन टेंसर चूँकि आपके कोर्स में नहीं है इस वक्त, इसलिए आप इसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यही कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? हालांकि इसका डायरेक्शन है मैक्सिमम का। वेक्टर की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये होती है कि वेक्टर ऐसी चीज़ को हम वेक्टर कहते हैं जो जिसका डायरेक्शन हो, जिसकी मैग्नीट्यूड हो, और जो लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि ये लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर्स का है उसको सेटिस्फाई नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट does not satisfy the law of vector addition। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक करंट यूँ जा रही है I1, एक करंट यूँ जा रही है I2, और इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो वेक्टर में तो 90 डिग्री का एंगल हो तो ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। हम कहते हैं ये 1 एम्पेयर की है और ये 2 एम्पेयर की है, तो हम इसकी रिजल्टेंट करंट सिंपली निकाल लेंगे 1 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर, ये तो हो जाएगी 3 एम्पेयर। तो यहाँ पर हमने कहाँ पर इसकी एडिशन के अंदर वेक्टर के लॉज जो हैं उनको फॉलो किया, हमने कहीं पर भी इसके अंदर जो वेक्टर्स के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया। हमने सिंपली उसका मैग्नीट्यूड लिया और उसको ऐड कर दिया। तो इसलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो एक टेंसर है। और टेंसर जो ये रैंक 2 का होता है टेंसर, तो ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 होते हैं। ये आपको आगे अगली क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिज़िक्स तो वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आप अपने जहन में यही बात रखें कि ये जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और एक आपको असाइनमेंट मैंने दी है कि क्यों एम्पेयर जो है वो बेसिक यूनिट है लेकिन चार्ज जो है वो बेसिक यूनिट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं पर हम लेक्चर नंबर 17 जो है उसको एंड करते हैं। ये अब आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आपका कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। ये अब लास्ट चैप्टर ही चल रहा है, वो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। 8-10 लेक्चर्स के अंदर से मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। ये आपका लास्ट चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद या इसके अंदर भी मैं मैकेनिक्स भी स्टार्ट करूँगा अपने तौर पर ही एक प्रैक्टिस के लिए, तो उसकी वीडियोस भी मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। तो अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।